जय हिंद। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज जो हमें टॉपिक रिवीजन करना है वो हमारा है लॉर्ड डलहौजी, जिसका जो कार्यकाल है 1848 से 1856। आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत से हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। हालांकि एक से ज्यादा ही प्रश्न रहता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि डलहौजी ने क्या क्या बदलाव किया, ऐसा क्या क्या कारनामा किए जिससे भारत में ब्रिटिश की जो सत्ता है और मजबूत हुई और भारत धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, ठीक है। तो इसी के समय में ना 1856 खत्म हो गया ना, तो 1857 में ना एक युद्ध होगा जो आप सभी हम जानते हैं, ठीक है। तो जानते हैं इसकी क्या कारनामा है, इसने क्या किया, भारत में क्या बदलाव किए, ठीक है। देखिए, कहता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। उसके पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, यानी पंजाब को ना पूरी तरह से ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया 29 मार्च 1849 को। तो ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी सत्ता में पंजाब को कब विलय कर लिया गया। तो उस समय डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। यानी डलहौजी के समय में ये किया गया, अर्थात डलहौजी ने ये काम किया, पंजाब को ब्रिटिश के अंतर्गत मिला लिए, ठीक है। हालांकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप यानी बेबगत सिद्धांत के लिए भी फेमस है, जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जगत प्रसिद्ध सिख राज का कोहिनूर हीरा, तो यानी कि जो कोहिनूर हीरा था उस समय पंजाब के पास था, ठीक है। जो जगत में जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है, कोहिनूर हीरा मात्र एक ही है जो संसार में है, ठीक है। वो कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को भेज दिया गया, यानी कि यहाँ के जो दिलीप सिंह थे उनको ना पढ़ने के लिए भेज दिया गया इंग्लैंड, और वही वो हीरा लेके गए थे विक्टोरिया के लिए, ठीक है। तो किसके समय में ये हुआ, तो डलहौजी के समय में। कहता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, मतलब सिख के साथ 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। जो 2 अनिर्णय थे और तीसरे में बुरी तरह से सिख परास्त हो गए थे, ठीक है। तो प्रथम था आपका रामनगर का युद्ध, प्रथम था रामनगर का युद्ध जो लड़ा गया था 16 नवंबर 1848 को। इसमें ना कोई जीत हार नहीं हुआ था और निर्णय था, ठीक है। दूसरा हुआ था आपका चिलियनवाला का युद्ध, ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था, इसमें भी कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ था। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था आपका गुजरात में हुआ था, चिनाब नदी के किनारे, जहां पे सिख बुरी तरह से परास्त हो गए, बुरी तरह से हार गए, और ये युद्ध हुआ था 12 मार्च 1849 को, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में सिखों ने पूरी तरह से पराजय हो गए, तो गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ था उस युद्ध में, ठीक है। पूरी तरह से ये हार गए, ठीक है। तो तीसरे युद्ध में पूरी तरह से हार गए और पूरे पंजाब को अंग्रेज अपने अंदर में समा लेंगे, अपने अंदर मिला लेंगे, ठीक है। तो कहता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, और कहता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा युद्ध एवं पीगू को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया, यानी कि जब बर्मा से युद्ध चल रहा था उस समय लोअर बर्मा और पीगू बर्मा को अपने अंदर कर लिए अंग्रेज, मिला लिए, यानी जीत लिए उसको, ठीक है। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। तो पूछेगा सिक्किम अंग्रेज राज में किसके समय में मिला लिए गए, तो डलहौजी के समय में और 1850 में, क्योंकि वहां पे 2 डॉक्टर थे, उस पे ना बदला कि आप ना दुर्व्यवहार किए इसके साथ और उस राज्य को ना अपने अंदर में कब्जा कर लिया। तो ये भी पूछता है सिक्किम पर कौन सा आरोप लगा करके डलहौजी ने इसे अंग्रेज राज्य में मिलाया, तो दुर्व्यवहार का, यानी डॉक्टर के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, ठीक है। अब देखिए 1852 में इनाम कमीशन, तो ये भी पूछता है कि इनाम कमीशन किसके समय में आया था, हाँ कब आया था, 1852 में। तो इनाम कमीशन की स्थापना किया गया, इसका ना उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाना और उन्हें उनसे छीनना था, यानी कि जिसके पास भूमि है, खेती नहीं कर रहा है, उसके पास बहुत जागीर है, तो उसको छीन लो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इनाम कमीशन, क्या कहते हैं, हाँ। तो इनाम कमीशन किसके समय में, डलहौजी के समय में लेके आया था, और वो ना क्या कर रहा था, भूमि को ना छीन रहे थे, ठीक है। पता है डलहौजी के शासन काल में व्यपगत सिद्धांत, ये बहुत नामी है और बहुत क्वेश्चन इससे आता है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप, ठीक है। व्यपगत सिद्धांत, इसको ऐसे भी कहेंगे राज हड़प नीति, क्या कहेंगे, तो परीक्षा में पूछेगा कि राज हड़प नीति कौन लेके आया, डलहौजी, इसको कहते हैं व्यपगत सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहें डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। तो पूछेगा डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कौन जाना जाता है इसके लिए, तो डलहौजी। अब देखो जब डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लेके आया था, अब इसने क्या किया, ये ना तबाही मचा दिया पूरे भारत में, ठीक है। यानी जिसको जीत लेता था ना लड़के, वो तो हो ही गया, और जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, उसको ना अपने में मिला लेगा जबरदस्ती कोई ना कोई कारण लगा के, ठीक है। जैसे आप देख रहे थे अंग्रेज सबसे पहले मद्रास को जीता, फिर बॉम्बे को जीता, ठीक है। हालांकि वहां पे ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ,
फिर मैसूर को जीता, ठीक है, फिर बंगाल को जीता। तो जो लड़ रहा है उससे तो लड़ के जीत रहा है, लेकिन जो नहीं लड़ता है उस पे, जैसे कि सिक्किम पे आरोप लगा दिया, उस पे अपने में मिला लिया, ठीक है। तो डलहौजी ना ऐसा ऐसा नियम लाएगा कि जेकरा बेटा नहीं रहेगा ना तो वो दूसरा को राजा बनने नहीं देगा, कहेगा कि आपका लड़का नहीं है, वंशा नहीं है ना, वंश नहीं है, तब वो हमारे अंदर में हो गया, ठीक है। तो तरह तरह के नियम कानून लाएगा और सबको हड़प लेगा, राज हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना सतारा 1848 में, 1848 में, यानी सतारा को ना सर्वप्रथम 1848 में जीत लिया, यानी अपने में मिला लिया। मतलब ये लड़ रहा नहीं रहा था ना, तो क्या कर दिया, उसको व्यक्तिगत सिद्धांत लगा दिया, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब, और 1848 में सतारा को अपने में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद जैतपुर, ये बुंदेलखंड के समय में आता, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता था, और संबलपुर उड़ीसा, इसको 1849 में मिला लिया। उसके बाद बघाट, तो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में है, 1850 ईस्वी में। और उदयपुर, ये उदयपुर है मध्य प्रदेश वाला, इसको 1852 में। उसके बाद झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में। इस सब पर ना वो क्या किया, व्यक्तिगत सिद्धांत लगा दिया और सबको अंग्रेजी राज में मिला लिया। पता 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप, अब देख लीजिए, अवध के नहीं मान रहा था ना, नहीं मिल रहा था ना, उस पर लगा दिया कुशासन का आरोप कि तू ना राज ठीक से नहीं चलाता है, ठीक है, यहाँ की जनता को तू ठीक से नहीं देखता है, तो उस पर लगा दिया कुशासन के आरोप, आज छीन लिया अवध को अपने में, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि अवध के ऊपर डलहौजी ने कौन से आरोप लगा के अंग्रेजी राज में मिला लिया, तो कुशासन, तो यानी कि इस पर ना कुशासन का आरोप लगा दिया, ठीक है, और अपने में मिला लिया, समझ गए। तो पता है आपको कि उस समय ना अवध के जो नवाब थे ना, वाजिद अली शाह थे, कौन थे, वाजिद अली शाह, याद रहेगा। तो यही ना अंतिम है, अवध के अंतिम नवाब है, समझ गए, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, युद्ध करते हुए ही हार जाएंगे, ठीक है। पता है 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक है शहादत खान, क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि अवध के संस्थापक कौन है, हाँ याद रखिए। और अंतिम वाजिद अली शाह, इस पे कौन सा आरोप लगाया, कुशासन का, कौन लगाया, डलहौजी, आपने में समेट लिया, ठीक है। तो कही याद 1856 में। तो एक बाद में 1858 आएगा, 1857 के युद्ध आएगा, ठीक है। तो कहता है 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के ना मुख्यालय को ना कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया, यानी तोप का मुख्यालय था ना कलकत्ता में, उसको लेके चल गया मेरठ। अब मेरठ आपका उत्तर प्रदेश वाला है, ठीक है। ये 3 से ना चालू होगा 1757 की कहानी, लड़ाई, हालांकि चिंगारी फूटता है कलकत्ता में मंगल पांडे के समय में, अब वो होता है वहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर सेना का मुख्यालय ना शिमला में स्थापित कर दिया, यानी कि तोप खाना को लेकर चल गया मेरठ, और सेना का जो मुख्यालय ना अब लेके चले गया शिमला। तथा शिक्षा संबंधित सुधार में ना डलहौजी ने 1854 में बुक डिस्पैच, और परीक्षा में आता है कि बुक डिस्पैच कब आया, 1854 में। कहेगा बुक डिस्पैच का संबंध किससे आया था, शिक्षा से, याद रखिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, परीक्षा में आ चुका है। बुक डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से 1854 में, केकरा समय में, तो डलहौजी, ठीक है। तो इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि 1857 में जब इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा ना, तो कैनिंग आएगा, ठीक है। 1857 में कैनिंग आएगा, और वो क्या करेगा, एक विश्वविद्यालय खोल देगा, ठीक है। कहाँ, एगो मद्रास में, एगो कलकत्ता में, एगो बम्बई में, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। क्योंकि 54 में क्या आया, बुक डिस्पैच आया। कहता डलहौजी को भारत का ना रेलवे का जनक, तो भारत में रेलवे का जनक कौन है, डलहौजी, क्योंकि डलहौजी के समय में रेल सबसे पहले लाया था, चला था मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर, कितना, 1853 में, याद रहेगा। कहते हैं कि 16 अप्रैल को, तो परीक्षा में पूछता है, याद रखिए, 16 अप्रैल 1953, हाँ 1853 कहाँ, हाँ मुंबई से धान है, 34 किलोमीटर, कितना, आई डलहौजी को श्रेय जाता है, ठीक है। तो यानी कि भारत में रेल चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा इसको, परीक्षा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 34 किलोमीटर चला मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मैंने दोनों स्टेशन के बीच चला 34 किलोमीटर, ठीक है। ये परीक्षा में कई बार आया है, इसलिए कहते हैं इसको रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का, हाँ, जब रेलवे का पितामह कहता है स्टीफेंसन है, जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है यहाँ पे, कहता है 1854 में सन नया पोस्ट ऑफिस एक्ट, माने कि इसी के समय ना पोस्ट ऑफिस जो आप देखते हैं ना, जब पोस्ट ऑफिस बैंक बन गया है,
तो इसी के समय पहले पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, कई 1854 में। और भारत में पहली बार ना डाक टिकट का प्रचलन हुआ इसी के समय में। डाक टिकट समझ रहे हैं ना, डाक में जो टिकट सटाता है चिट्ठी वाला में, तो इसी के समय प्रचलन में आया था। यह प्रश्न पूछता है, याद रखिए। इसने पृथक रूप से ना भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के समय में तथा इसने सन 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा विभाग की स्थापना की 1854 में, समझ गया, लोक सेवा विभाग। तथा इसी के समय 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच ना पहली बार ना बिजली से संचालित तार सेवा जैसे कि कोई चिट्ठी उठी भेजना था तो जल्दी चल जाता है ना, तो तार सेवा इसी के समय में चलाया गया था कलकत्ता से आगरा के बीच। तार समझते हैं ना, संदेश। हाँ, तो ये पूछता है कि तार सेवा सबसे पहले किस समय में, डलहौजी। कौन शहर था, कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता पश्चिम बंगाल, आगरा उत्तर प्रदेश, उसके बीच में चला था। ठीक है, ये आगरा को 1504 में लोधी वंश वाला बसाया था, याद है ना। कथा इसने शिमला में ना ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। यानी ग्रीष्म माने क्या होता है, ग्रीष्म माने गर्मी। तो अंग्रेज भाषा ना गर्मी बर्दाश्त नहीं करता था, तो ठंडा प्रदेश में रहेगा ना, तो जब भारत में गर्मी आएगा ना तो चल जाएगा शिमला में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया, समझ गए, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। तथा 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रधान प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था की गई, जिसके उम्र में 18 से 23 वर्ष रखा गया। यानी कि पहले ना कोई कह देता था, सिफारिश दे देता था तो उसको रख लेता था अपना में, लेकिन अब सिफारिश नहीं चलेगा। अब आपको परीक्षा देकर के आना होगा, पास करिएगा तो आपको काम मिलेगा, आपको रखा जाएगा, समझ गए। तो इसी के समय में ना प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट हुआ, समझ गए। तो पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति के समय में, डलहौजी के समय में। ठीक है, और उम्र रखा गया था 18 से 23। तथा सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में पास किए थे, यानी सफल हुए थे। ठीक है, याद रहेगा, पहला भारतीय व्यक्ति जो सिविल सेवा पास करेंगे कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कहिए 1800, हाँ, कहाँ बैठे थे, लंदन में। उसके बाद 1922 आएगा ना, तो 1922 में दिल्ली में भी होगा और लंदन में भी होगा, मतलब दिल्ली में अपना इलाहाबाद में, ये जो होगा अपना भारत में परीक्षा होगा इलाहाबाद में। ठीक है, समझ गए, मतलब यहाँ भी सेंटर बनेगा, लंदन में भी। तो एक साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ सिविल सेवा का, वो 1922 में हुआ, 1922 में इलाहाबाद में और लंदन में एक साथ परीक्षा लिया गया। ठीक है, सिविल सेवा का। तो 1922 में सिविल सेवा आएगा, तो 23-24 और 1926 में लीग आयोग आ जाएगा, पता है ना। हाँ, तो कहता 1922 में इलाहाबाद मतलब अपना भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर ना साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया। और ये परीक्षा में पूछा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहता डलहौजी ने नर बलि प्रथा को ना रोकने का प्रयास किया। तो पीछे भी आप पता है नर बलि के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बताए थे, वो भी प्रयास किया था और ये भी प्रयास किया था। ठीक है, तो ये तो ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन ज्यादा पूछेगा आपको कि दोनों जगह पे परीक्षा कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, आप पहला व्यक्ति कौन थे जो सिविल सेवा पास किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये सब कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, इसलिए इसको रिवीजन अच्छा से करना है। और जब वहां पे ऑप्शन आएगा तो ध्यान से ऑप्शन को टिक लगाना है, ताकि आपका कोई निगेटिव नहीं हो। ठीक है, जो भी एग्जाम आएगा आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है कैनिंग, और जानेंगे वहां से क्या आपके लिए प्रश्न बनता है उसमें। ठीक है।